पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। अरे उस पैसे की बात नहीं कर रहा, वो तो जरूरी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पेसा की। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इस समझिएगा, इस पूरे लेक्चर पे हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में, पेसा एक्ट के बारे में, शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में, और इससे रिलेटेड टॉपिक जो भी आपके एमपीपीएससी या यूपीएससी में आते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक इवेंट के बारे में बात करना चाहता हूं जो 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर को हम 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। ये वो दिवस है जब हमारे बहुत ही बड़े एक फ्रीडम फाइटर और ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। उनको रिकॉग्नाइज करते हुए हम ट्राइबल रिवोल्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ट्राइबल हेरिटेज और कल्चर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और जितने भी ट्राइबल वेलफेयर है उसको एक साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इंडिया में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनजातीय गौरव दिवस जो 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन। चलिए और बात करते हैं इस बारे में। उसी दिन मध्य प्रदेश के जो सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया कि मध्य प्रदेश में भी अब पेसा एक्ट लागू होगा। तो ये पेसा एक्ट है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है, आज इसी सब बारे में बात करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए एमपीपीएससी का ये आपका फेवरेट चैनल सिविल पांडा पे। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश ने नोटिफाई किया है पेसा रूल को जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2022 को। 2022 के 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। उस दिन मध्य प्रदेश ने नोटिफाई कर दिया है कि वो पेसा लागू करने वाले हैं। ठीक है, कहां से, प्लीज याद रखिएगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स ऐसे क्वेश्चन पूछती है, आपसे डेट भी पूछ लेगी और आपसे पूछ लेगी ये कहां से अनाउंस किया गया। तो ये सम्मेलन चल रहा था शहडोल मध्य प्रदेश में, जहां से ये अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन जो स्टेट लेवल का चल रहा था मध्य प्रदेश से, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में, वहां से ये अनाउंस हुआ है। और यहीं पे हमारे गवर्नर साहब हमारे प्रेसिडेंट को द्रौपदी मुर्मू को एक ऐसा आवेदन देते हैं जिससे पेसा एक्ट का नोटिफिकेशन अनाउंस किया जाता है। और आगे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश ने पेसा रूल को ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस नोटिफाई कर लिया है और अब 5th शेड्यूल एरियाज जो मध्य प्रदेश की हैं वहां पे पेसा एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो हमने कुछ गाइडलाइंस दी थी या इंडिकेशंस दी थी कि आगे आने वाले गवर्नमेंट को जब हम और मैच्योर हो जाएं, जब हम तैयार हो जाएं, तो हमको कुछ चीजें लागू करनी है। ये सब बात करता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है, हालांकि आप इसके लिए जुडिशियरी के पास नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन ये कुछ गाइडलाइंस है जो हमको बताती हैं कि हमको आगे क्या क्या करना है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, ठीक है, वैसे ही पंचायती राज सिस्टम जो गांधीयन प्रिंसिपल है या गांधी जी का एक सपना था कि हमको स्वराज या सेल्फ रूल सबसे नीचे लेवल पे, मतलब गांव के लेवल पे लाना है, और धीरे 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 ये गांव जब स्वराज पा लेंगे तो पूरा देश स्वराज हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच पे रखा, लेकिन हमने धीरे धीरे जब हम 1993 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं पंचायती राज सिस्टम को, तो हमारे देश में हर जगह पंचायती राज व्यवस्था आ जाती है। मैं आपसे फिर बताना चाहता हूं, बहुत लोग गलत सुन लेते हैं या बता देते हैं, पंचायती राज सिस्टम इंडिया में पहले से था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। अब उसके बाद स्टेट को अपने एक्ट को रीइंफोर्स करके, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम को लाना पड़ेगा। पंचायत की ट्रिक्स मैं पहले ही बता चुका हूं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पंचायत की ट्रिक सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज सिस्टम या सेल्फ रूल ग्राम लेवल पे तो आ गया था, लेकिन कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस
नहीं आई थी। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, जो 243 एम क्लॉज है, 243 कैपिटल एम क्लॉज है पंचायती राज सिस्टम का या 73rd अमेंडमेंट एक्ट का पार्ट 9 का, उसमें लिखा हुआ है कि शेड्यूल एरिया जब तक ना चाहे वहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं आएंगी। ऐसा क्यों किया गया? कुछ एरिया जैसे जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी है, इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, और वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग हैं और पिछड़े हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में हैं, वहां पे अचानक से पंचायती राज सिस्टम को नहीं लाया गया। वहां पे पंचायती राज सिस्टम को थोड़ा चेंज करके पेसा एक्ट को लाने की बात की गई। पंचायत एक्सटेंशन टू व्हाट? शेड्यूल एरियाज। ये एक्ट आया था 1996 में, प्लीज याद रखिएगा। पेसा एक्ट 1996 उन एरियाज के लिए है जहां पे पंचायती एक्ट नहीं लागू हुआ। ऐसी कौन सी एरिया है? शेड्यूल 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्ड एरियाज। ऐसे शेड्यूल 6 एरियाज भी हैं जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट की बात करते हैं, वो अलग है, वो हिली टेरेन है, ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे, तो वो 4 को अलग रख दिया गया शेड्यूल 6 में। लेकिन शेड्यूल 5 ऐसे 10 बड़े बड़े स्टेट्स में है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, जहां पे पंचायती राज सिस्टम्स को लाया नहीं गया। वहां पे पेसा को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और ये पावर कौन रखती है? स्टेट गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को यहां पे अपने एक्ट को या तो वापस लाना पड़ेगा या तो अमेंड करना पड़ेगा और पेसा को इन्फोर्स करना पड़ेगा। तो ये पूरी जो करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल रही है वो है कि मध्य प्रदेश अब 7th ऐसी स्टेट बन गई है मध्य प्रदेश की जिसने पेसा को इंप्लीमेंट कर दिया है। ऐसे 10 स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश के अलावा या मध्य प्रदेश के साथ जहां जहां शेड्यूल 5 एरियाज मानी जाती है। मतलब शेड्यूल 5 में 10 स्टेट्स आती हैं, 10 में से 7th है मध्य प्रदेश जिसने पेसा को इंप्लीमेंट कर दिया है। तो मेरे को लगता है कि ये वाली पूरी चीज या बेसिक जो हम आज बात करने वाले हैं वो आप तक बात पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये वो पहला लाइन थी या पहला पीपीटी का पेज था जो हमको समझना था। आगे और बात करते हैं इस बारे में। इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस, मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है। शेड्यूल 5 स्टेट्स क्या होते हैं, मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है। और हम बात करेंगे पेसा एक्ट के बारे में। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हम इन 3 चीजों पे बहुत अच्छी तरह बात करेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए कारगर हो। सबसे पहले बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस। तो जिस तरह से मैंने बताया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिरसा मुंडा जी का बर्थडे है, ठीक है, 145th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। उसको कमेमोरेट करने के लिए हमने हर साल अब 15 नवंबर को क्या बनाने का वादा किया कि हम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे एमपी में तात्या मामा के शहादत के दिन हम एक दिवस मनाते हैं जो ट्राइबल रिलेटेड है, वैसे ये इंडिया लेवल पे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा क्या क्या है इसमें है और देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 15 नवंबर को जो बर्थ एनिवर्सरी है ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा की, 2021 के बाद ऑनवर्ड्स हम हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। तो पहला जनजातीय गौरव दिवस कब हुआ? 2021 को। ठीक है, उसके बाद हर साल 15 नवंबर को यह दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाएगा ट्राइबल का आर्ट, हेरिटेज, कल्चर, उन्होंने जो देश के बिल्डिंग में अपना योगदान दिया है वो आज भी दे रहे हैं। ठीक है, इन सबको सेलिब्रेट किया जाएगा इस दिन। ठीक है, बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा एक फ्रीडम फाइटर थे जिनकी मृत्यु 25 साल में ही जेल में हो जाती है। प्लीज याद रखिएगा, बिरसा मुंडा ने 25 साल में वो करके दिखा दिया जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे और ये आज के झारखंड में पैदा हुए थे। मतलब आज के दिन जो झारखंड है वहां पे बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था और इन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक ट्राइबल रिवोल्ट स्टार्ट किया था। कब? 1899 और 900 के बीच में। प्लीज याद रखिएगा, ईयर 1899 25 दिसंबर और 1900 में जब इनकी मौत हो जाती है 25 साल की उम्र में, इस बीच में इन्होंने एक रिवोल्ट चलाया था जिसको कहते हैं मुंडा रिवोल्ट, ठीक है, या उलगुलन रिवोल्ट।
ठीक है, दो प्रकार के रिवोल्ट आपने अपनी किताबों में पढ़े होंगे, उलगुलन रिवोल्ट या मुंडा रिवोल्ट, जो 1899 900 में हुआ था। बेसिकली क्या थी, ब्रिटिशर्स धीरे धीरे जमींदारी सिस्टम हर जगह ला रही थी। तो जमींदारी सिस्टम में जो लैंड की ओनरशिप है अब किसको मिल जा रही थी, जमींदारों को मिल रही थी। ठीक है, तो जो वहां के ट्राइबल लोग थे जिनके पास लैंड के राइट्स थे वो छिन गए। तो झारखंड के रहने वाले जो ट्राइब्स पीपल थे उनका लैंड राइट छिन जाता है। ठीक है, वहां पे बिरसा मुंडा ने ये रिवोल्ट किया और उनका रिवोल्ट इतना ज्यादा पॉपुलराइज हुआ कि आगे जाके छोटा नगर टेनेंसी एक्ट 1908, छोटा नगर टेनेंसी एक्ट 1908, ब्रिटिश इंडिया ने इस एरिया में जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। मतलब बिरसा मुंडा की इस रिवोल्ट ने, हालांकि वो जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है 25 साल में, लेकिन 1908 में इतना प्रेशराइज होकर ब्रिटिश इंडिया को ये रूल अपना चेंज करना पड़ा। ये थी उनका योगदान अपने इतने छोटे से उम्र में। ठीक है, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। अच्छा, बिरसा मुंडा ने अपने ट्राइब के लिए क्या किया, आप सभी को पता है, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में उस टाइम पे फोर्स्ड या एक प्रकार से कन्वर्जन कर रही थी, जो ट्राइबल पीपल है उनको क्रिश्चियन में चेंज करने के लिए। यदि मैं बिरसा मुंडा जी की भी बात करूं, उनको स्कूल में पढ़ने के लिए क्रिश्चियनिटी को अपनाना पड़ा था। ठीक है, जिससे वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ सकें। ठीक है, तो इसीलिए बिरसा मुंडा जी ने अपने जो ट्राइबल कल्चर में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे लिकर को ज्यादा कंज्यूम करना, ठीक है, सफाई में ध्यान ज्यादा ना देना, ऐसे बहुत सारे चीज के लिए एक नया सेक्ट चालू किया था जिसको बिरसायत कहते हैं। बिरसायत वो रिलीजन या सेक्ट है जो बिरसा जी ने बताया था कि हमको ये फॉलो करना चाहिए। और ये एक और चीज आप प्लीज याद रखिएगा, बिरसायत सेक्ट ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा ये 2 पॉइंट। ठीक है, तो बिरसा मुंडा एक फ्रीडम फाइटर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, मैंने बता दिया आपको, जिन्होंने उलगुलन रिवोल्ट या मुंडा रिवोल्ट को किया था। ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ था। ठीक है, उनको धरती अब्बा भी कहा जाता है, प्लीज यहां पे इसको नोट कर लीजिएगा, धरती अब्बा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। मेरे को 2 चीज कमेंट में बताइएगा, रॉबिन हुड निमाड़ का और रॉबिन हुड इंडिया का किसको बोला जाता है, कमेंट कीजिए। और क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ करने वाला कौन सा चार्टर एक्ट था, 1813 का एक्ट था कि 1833 का एक्ट था, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के इस पूरे जो योगदान है उस पर बात करता है और ये हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। What will it change? What will this पेसा एक्ट will do? पेसा एक्ट इंपावर करेगा ग्राम सभा को, जिसके पास उनके पास वापस राइट्स आ जाएंगी टू टेक डिसीजन ऑन ट्राइबल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। ट्राइब्स की और फॉरेस्ट की जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसकी डिसीजन मेकिंग किसके हाथों में आ जाएगी, ट्राइबल ग्राम सभा के हाथों में आ जाएगी। ये बहुत बड़ा एक इंपावरमेंट स्टेप है, इंपावर करना, ट्रेन करना, उनमें एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना, ये चीज लेके आएगा पेसा। तो ये बहुत ही बड़ा एक मूव हो सकता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इट विल इंपावर द ग्राम सभा टू टेक डिसीजंस ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन विथ रिकॉर्ड टू ऑल द नेचुरल रिसोर्स इन द फॉरेस्ट एरिया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है और बहुत सारा ट्राइबल बेल्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पे डिसीजन मेकिंग अब इन लोग के हाथ में आ जाएगी पेसा एक्ट के कारण। द पेसा एक्ट विल गिव मोर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू द ट्राइबल पीपल टू रीप द बेनिफिट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट वेयर दे लिव इन। जहां पे वो बहुत सालों से रह रहे हैं, उनका एक कल्चर, एक उनका रिसोर्स है, उनमें उनकी डिसीजन मेकिंग अब रहेगी। ब्यूरोक्रेट्स के साथ, डिसीजन मेकर, पॉलिटिशियंस के साथ इनकी भी बात को सुना जाएगा। तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है मध्य प्रदेश, जिसके पास सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। आप मेरे को कमेंट में ये बताइए कि कितने परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ठीक है, एमपी में ट्राइबल है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आगे बात करते हैं। 5th शेड्यूल एरियाज क्या होती है, प्लीज याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल 5 स्टेट्स हैं,
एक शेड्यूल 6 स्टेट्स है। शेड्यूल 6 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करता है जहां पे ट्राइबल पीपल ज्यादा हैं, और शेड्यूल 5 ऐसे 10 स्टेट की बात करता है जो इनको छोड़ के ऐसी एरियाज हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, और इनके मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पे एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस शेड्यूल एरियाज क्रिएट करते हैं जहां पे सेल्फ रेगुलेशन क्रिएट की करी जा सके। ठीक है, आइए बात करते हैं। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एरियाज, जिसको शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज कहते हैं। 10 इंडियन स्टेट्स में, जिनको 5 शेड्यूल स्टेट्स या 5th शेड्यूल स्टेट्स कहा जाता है, ऐसे 10 स्टेट। आर्टिकल 244 सब क्लॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम इस पे बात करेंगे थोड़ी देर से। 244 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है शेड्यूल एरियाज मींस दोज एरिया जिसको प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर डिक्लेयर करते हैं एज अ शेड्यूल एरिया। मतलब आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 प्रेसिडेंट को इंपावर करता है कि जो एरिया उनको ठीक लगे, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, उनकी खुद की विल नहीं है, देयर आर क्राइटेरियाज, उनको यदि लगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नोटिफाई अ शेड्यूल्ड एरियाज। तो आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 प्रेसिडेंट को पावर दे देगा कि इस एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर दीजिए, और यहां पे आपके पास डिसीजन मेकिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। हम प्लान कर पाएंगे ऐसे ट्राइबल एरियाज को किस तरह से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड कर सकें, किस तरह इंपावर कर सकें, वेलफेयर स्कीम्स कैसे यहां पे लगा सकें। ठीक है, ये क्या क्राइटेरियाज है, प्लीज याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी क्राइटेरिया पे बात नहीं करता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्राइटेरिया नहीं बताई है, बस इतना बताया है आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू नोटिफाई अ शेड्यूल एरिया। लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं शेड्यूल्ड एरिया की क्राइटेरिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से है, जिसको गवर्नमेंट आज भी मानता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के हिसाब से ये क्राइटेरिया बनाई गई थी, जो आज भी लागू है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत चीज यहां से बोरो करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो शेड्यूल एरियाज के क्राइटेरिया में आता है। द क्राइटेरिया फॉलोड फॉर द डिक्लेयरिंग ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल एरियाज आर एज फॉलोज। प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन की पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। रीजनेबल साइज और कंपैक्टनेस होनी चाहिए एरिया की। ठीक है, एरिया मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग होना चाहिए। ठीक है, अंडर डेवलप्ड होना चाहिए, प्लस वहां पे जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें एक अच्छी खासी डिस्पैरिटी दिखनी चाहिए। ऐसे एरिया के उत्थान के लिए हम शेड्यूल एरिया उसको घोषित कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी और ये पूरा का पूरा स्लाइड आपको क्लियर होगा। ये नोट्स आपको हमारे सिविल पांडा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन इसको वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, तो आपके नोट्स प्लस समझने के बाद ये आपका एकदम बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा आपके मेंस तक के लिए, और प्री के डेटा इसमें मिल ही रहे हैं आप। प्रेजेंटली 10 स्टेट हैं, प्लीज याद रखिएगा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश आपका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, ये सब 5th शेड्यूल स्टेट्स कहलाते हैं। ठीक है, 6th शेड्यूल स्टेट की बात करूं तो मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम 5th शेड्यूल, दे आर कवर्ड इन 6th शेड्यूल। तो मैंने आपसे बात करी लिखी है कि 6th शेड्यूल में 4 स्टेट आते हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। इसके अलावा 10 शेड्यूल 5 एरियाज होती हैं। आपका मध्य प्रदेश एक ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया में आता है 5th शेड्यूल में, ना कि 6th शेड्यूल में। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं अपने इस टॉपिक पे। कुछ मैं बैकग्राउंड बता देता हूं, कुछ आर्टिकल्स आपके साथ रीड आउट कर देता हूं जो आपके मेंस के लिए काम आएंगे, प्लस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। सुनेगा बहुत अच्छी तरह। इस पेसा एक्ट का पूरा बैकग्राउंड क्या है। टू ब्रिंग द पीपल रिसाइडिंग इन द 5th शेड्यूल्ड एरियाज, क्या होते हैं हम बात कर चुके हैं, इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ये लोग सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली डिसएडवांटेज्ड हैं, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पिछड़े हैं ये लोग। तो इनको वापस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए पार्लियामेंट 243 कैपिटल M सब क्लॉज 4 सब क्लॉज B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर देता है, उसी को हम बात करने
पढ़ लेते हैं। 243 कैपिटल M 4B, मतलब ये पार्ट 9 की बात चल रही है। पार्ट 9 जो पंचायत है उसमें 243 M क्या बोलता है? पार्लियामेंट में बाई लॉ, पार्लियामेंट चाहे तो एक लॉ बना के एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, पंचायत के प्रोविजंस को एक्सटेंड कर सकता है शेड्यूल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, जो क्लॉज 1 में लिखी है पंचायत में, टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन, जो भी स्पेसिफाइड हो लॉ में, और ऐसा कोई भी लॉ डीम्ड नहीं कहलाएगा एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। मैं रीड आउट कर देता हूं आपके लिए। पार्लियामेंट में बाई लॉ एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट to the scheduled areas and the tribal areas referred in the clause 1 of such subject exception and modification as may be specified in such law, and no such law shall be deemed to be amendment of this constitution for the purpose of article 368। article 368 में जो amendment होता है वो 243 M में के थ्रू लाने वाले लॉ का पार्ट नहीं रहेगा, पहली चीज। और 243 M बोलता है यदि तुमको पंचायत प्रोविजन को एक्सटेंड करना है शेड्यूल एरियाज में, पंचायत को पेशा बनाना है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी को लाते हुए पेशा एक्ट 1996 में इंडियन गवर्नमेंट ले आएगी। ठीक है, तो टू ब्रिंग द पीपल रिसाइडिंग इन द शेड्यूल्ड एरियाज फिफ्थ ऑफ द मेन स्ट्रीम द टर्म आर्टिकल 243 M 4B of the Constitution has enacted provision of the Panchayat extension to the Schedule Act 1996 पेशा टू एक्सटेंड पार्ट 9, मतलब पंचायती राज सिस्टम रिलेटिंग टू द पंचायत इन द 5th शेड्यूल एरियाज विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। तो प्लीज याद रखिएगा, पंचायत पार्ट 9 में साफ साफ लिखा है कि 243 M के अनुसार पार्लियामेंट चाहे तो एक पेशा एक्ट ला सकती है मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ। ठीक है, और वही पेशा एक्ट आता है। ठीक है, तो पंचायती राज आता है 1993 में, पेशा एक्ट आता है शेड्यूल एरियाज का 1996 में। प्लीज याद रखिएगा, अभी 25 साल पूरे हुए हैं 2021 में पेशा एक्ट के, और ये बहुत न्यूज में भी था। 25 साल पूरे हुए हैं पेशा एक्ट के 2021 में, और ये इसलिए करंट अफेयर्स में भी चल रहा है। तो प्लीज याद रखिएगा, 25वां सालगिरह बना रहे हैं हम लोग पेशा एक्ट की। एक और बैकग्राउंड क्लियर करते हैं अपना। अंडर द प्रोविजन ऑफ पेशा एक्ट, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे हैज बीन एम्पावर्ड, पावर दी गई है टू फ्रेम ऑल लॉज कंसर्निंग टू द एक्सटेंशन ऑफ पार्ट 9। पंचायत का कोई भी एक्सटेंशन जो आप शेड्यूल एरियाज में करना चाहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दे दी है। ठीक है, रिलेटिंग टू 5th शेड्यूल एरियाज टू सच एक्सेप्शन, जो सेक्शन 4 के हिसाब से होना चाहिए। मतलब यहां पे मैं 243 M की बात नहीं कर रहा हूं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, मैं पेशा एक्ट सेक्शन 4 की बात कर रहा हूं। पेशा एक्ट सेक्शन 4 के हिसाब से मैं या MP गवर्नमेंट देखा जाए या MP स्टेट लेजिस्लेचर देखा जाए तो वो मॉडिफिकेशंस क्रिएट कर सकती है। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। सेक्शन 4 ऑफ द पेशा का एक्ट, प्लीज याद रखिएगा प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। पेशा एक्ट का सेक्शन 4 स्टेट लेजिस्लेचर को स्टिपुलेट करता है टू मेक पंचायत लॉ इन द कॉन्सोनेंस विथ कस्टमरीज लॉ, जो कस्टम्स हैं ट्राइबल के, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ द कम्युनिटी रिसोर्स। मतलब पेशा का सेक्शन 4 साफ साफ बोलता है कि आप शेड्यूल एरियाज में पेशा को लाइए, लेकिन याद रखिएगा जो भी कस्टमरीज लॉ है, कस्टम्स हैं ट्राइब्स के, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनकी, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसको ध्यान में रखते हुए पेशा एक्ट को लाइएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा चीज। ठीक है, तो हमने दो चीज पढ़ा, एक 243 M और सेक्शन 4 ऑफ पेशा एक्ट। एक और एक्ट के बारे में जान लेते हैं, एक और आर्टिकल के बारे में जानते हैं। सेक्शन 2 ऑफ दिस शेड्यूल एरिया, सेक्शन 2 जो पेशा एक्ट का है वो शेड्यूल एरियाज को डिफाइन करता है, जो आर्टिकल 244 में पहले से ही डिफाइंड है, आपको पता ही है, हम बात कर चुके हैं। 244(1) प्रेसिडेंट को पावर देता है, तो वही बात कर रहा है। इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट, शेड्यूल एरिया मींस वही एरिया जो 244 सब क्लॉज 1 में संविधान में लिखी हुई है। और क्या लिखी हुई है? 244 सब क्लॉज 1
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल shall apply to administration and control of scheduled areas and scheduled tribe in all other state other than Assam, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि ये 6th शेड्यूल एरियाज हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज हैं इन 4 स्टेट के, इनको 6th शेड्यूल में डाला गया है। तो 244 सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? 5th शेड्यूल एरिया का मतलब वो शेड्यूल एरिया जो इन 4 स्टेट के अलावा ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, वहां की भी डेफिनेशन पेसा एक्ट अपने सेक्शन 2 में देता है। तो प्लीज इसको अच्छी तरह एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया जनजातीय गौरव दिवस क्या होता है, बिरसा मुंडा जी के बारे में जान लिया, हमने पेसा एक्ट के बैकग्राउंड को समझ लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा और जानते हैं पेसा एक्ट के बारे में, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेसा एक्ट, जिसको पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कहते हैं, ये इंश्योर करता है सेल्फ गवर्नेंस। कैसे? ट्रेडिशनल ग्राम सभा को एम्पावर करके। जो ग्राम सभाज हैं या ऐसे लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, जो वोट कर सकते हैं किसी ग्राम में, उनको एम्पावर करता है। जो शेड्यूल्ड एरियाज में रहते हैं, ठीक है, उनको पेसा एम्पावर कर देता है, ठीक है। इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड द एक्सटेंशन ऑफ पार्ट 9 पंचायत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। तो ये हम बार बार रिपीट कर चुके हैं और आगे बात कर लेते हैं। वो कौन सी डेट है जब पेसा एक्ट को लाया गया था? रट लेना है भाई इसको, मतलब इतना निहारो कि यहाँ छेद हो जाए, ठीक है, और याद भी हो जाए। 24 दिसंबर 1996 को पेसा एक्ट आ जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पेसा एक्ट किसी रिकमेंडेशन से आया था क्या? हाँ, भूरिया कमेटी 1995 में, ये लिखा हुआ है 1995 में भूरिया कमेटी बैठती है। वो ये बोलती है कि पंचायत पूरे इंडिया में तो आ गया, व्हाट अबाउट द ट्राइबल कस्टमरीज लॉज और उनके सेल्फ रेगुलेशन के बारे में। तो पेसा एक्ट के बारे में भूरिया कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। अगली चीज जो जानना जरूरी है, एक समंथा जजमेंट केस है 1997 का, आइए इसको समझ लेते हैं। 93 में पंचायती राज सिस्टम आया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 1996 में आपका 24 दिसंबर को आपका पेसा आ गया। 1997 में आंध्र प्रदेश का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को बोला कि आपने जो भी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में लैंड माइनिंग के लिए परमिशन दी है वो खारिज करता हूं, क्योंकि वहां के ट्राइबल पीपल के रिकमेंडेशन के बिना शेड्यूल्ड एरियाज में माइनिंग करना या लीज पे देना ये इलीगल है पेसा एक्ट के थ्रू। तो याद रखिएगा, समंथा जजमेंट ऑफ 1997 सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आंध्र प्रदेश आप इस तरह माइनिंग नहीं कर सकते, ये इलीगल है जब तक वहां के शेड्यूल्ड एरियाज या ट्राइबल एरियाज की रिकमेंडेशन ना हो, ठीक है। इतना पावरफुल है पेसा एक्ट, ठीक है। तो समंथा जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लीज याद रखिएगा 1997, ठीक है। इस पेसा एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान के अंदर संविधान, हमारा देश का संविधान, और ये ट्राइबल संविधान, ठीक है, ट्राइबल का बैकबोन है ये। तो इसको एक और नाम से जानते हैं आप लोग, इट इज कंसीडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ ट्राइबल लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो पेसा के दो नाम पता चल गए, कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, और पेसा को कहते हैं बैकबोन ऑफ द ट्राइबल लेजिस्लेशन इन इंडिया, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। फिर हम वही पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेट जिनके पास 5th शेड्यूल एरियाज हैं उनको एम्पावर किया गया कि वो पंचायती लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकें। ये एक्ट अलाउ कर देता है ग्राम पंचायत को टू डिसाइड ऑन द मैटर्स कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तेंदुपत्ता है, महुआ है, जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वहां की लैंड है, छोटे छोटे पॉन्ड रिवर सिस्टम्स हैं, स्मॉल वाटर बॉडीज हैं, वहां पे किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम इंप्लीमेंट होंगी। डिसीजन मेकिंग और एम्पावरमेंट पेसा देता है। दे विल ऑल्सो मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेंट लेबरर फॉर एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर इन द शेड्यूल एरियाज। बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी, मैंने किसी मजदूर को रख लिया
और मैं उसको पैसा नहीं दे रहा हूं और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी मैं उनसे काम करवा रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ मैल प्रैक्टिस की। जैसे एक होता था पहले के कुछ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या साहूकार लोग पैसे देते थे और फिर उस लाल किताब में नंबर चेंज कर देते थे कि 100 रुपए का उधार का 1 लाख लिख दिया और सामने वाले को पढ़ना नहीं आता, उसने अंगूठा लगा दिया। और इस तरह बंधुआ मजदूरी करवाते रहते थे उनके परिवार वालों से भी। तो किसी प्रकार की बंधुआ मजदूरी ना हो पाए किसी एरिया में, तो पैसा अलाउ करता है, ठीक है, कि उसका हिसाब रखा जाए। ठीक है, आपको खुद पता होगा बॉन्डेड लेबर या बंधुआ मजदूरी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैंड है, फंडामेंटल राइट में इसका जिक्र है। कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, आपका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कौन सा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट। आगे बात करते हैं। ग्राम सभा बनानी पड़ेगी हर विलेज में, शेड्यूल एरियाज में। दिस एक्ट अलाउ द सेटिंग ऑफ अ ग्राम सभा फॉर अ विलेज इन द शेड्यूल एरियाज। ठीक है, यही ग्राम सभा नोडल एजेंसी बनेगी डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग इस ग्राम सभा में, जिसमें ट्राइबल पीपल या ट्राइबल लोग को रखा जाएगा, उनको इंपावर किया जाएगा, उसके बारे में बात करता है। एवरी ग्राम सभा विल एक्ट एज अ ऑटोनॉमस बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल मैनेज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल एरिया, खासकर रिसोर्स मैनेजमेंट। ट्राइबल लैंड, ट्राइबल रिसोर्सेज आपके हैं, गवर्नमेंट वो अलाउ करती है आपको और आपके साथ ही डिसीजन मेकिंग करेगी। ये पेशा की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल में ही एमपी गवर्नमेंट ने पेशा को इसीलिए इंप्लीमेंट किया है, ट्राइबल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश में सेल्फ गवर्नमेंट लाने के लिए प्लीज याद रखिएगा 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, 2350 विलेज हैं और 5212 पंचायत हैं जहां पे पेशा एक्ट इंप्लीमेंट होगा। ये मोटा मोटी मध्य प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट को टच करेगा। मैं फिर से बता दूं, कभी कभी एमपी पटवारी या एमपी पीएससी ऐसे पूछ लेती है सवाल। तो पहला, मध्य प्रदेश 7वां ऐसा स्टेट है जहां पे पेशा होगा, टोटल 10 स्टेट है ऐसे। ठीक है, दूसरा सवाल, कितने डिस्ट्रिक्ट है जहां पे पेशा इंप्लीमेंट हो सकता है? 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, 2350 विलेजेस हैं और 5212 पंचायत है। तो प्लीज याद रखिएगा, स्टेट पेशा रूल स्टेट पंचायती राज एक्ट में ही इंप्लीमेंट करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है। मतलब पेशा एक्ट लाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट ही लेके आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर ही लेके आएगा। हम बैकग्राउंड में ये सब चीज जान चुके हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश बिकेम द 7th स्टेट टू इंप्लीमेंट पेशा एक्ट। ठीक है, और प्लीज याद रखिएगा 2021 में पेशा के 25 साल इनएक्टमेंट के कंप्लीट हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्राम सभा जो पेशा के थ्रू शेड्यूल्ड एरिया में बनेगी, उनकी पावर हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ पावर के नोट्स दे देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन, यदि वहां पे गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है, रीसेटलमेंट करवाती है, रिहैबिलिटेशन कराती है किसी डिस्प्लेस्ड पर्सन का जो किसी प्रोजेक्ट के कारण डिस्प्लेस हो गए, तो मैंडेटरी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी ग्राम सभा के साथ, जरूर लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी। ट्रेडिशनल बिलीफ, कस्टम, सोशियो रिलीजियस कस्टम को और उनके कल्चर को, जो ट्राइबल कम्युनिटी की है, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की रहेगी। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तेंदुपत्ता XYZ की ओनरशिप ट्राइबल राइट्स के थ्रू ग्राम सभा को मिल जाएगी, ट्राइबल लोकल्स को मिल जाएगी। लोकल डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन भी ग्राम सभा कर पाएगी। ठीक है, कोई बहुत बड़ा केस होगा तो जुडिशरी और पुलिस में जा सकते हैं आप लोग। लैंड एलियनेशन की प्रिवेंशन, मतलब आपसे लैंड छीना नहीं जाएगा, एलियन नहीं किया जाएगा, लैंड एलियनेशन नहीं किया जाएगा, इससे प्रिवेंट करेगी पेशा एक्ट। विलेज मार्केट को मैनेज करने की पावर देगी ग्राम सभा को। अब विलेज के मार्केट को कौन रेगुलेट कर सकता है? ना कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, नहीं, अब कर सकता है ग्राम सभा, गांव के ही सभा। ठीक है, राइट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, डिस्टिलेशन, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर। लिकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी स्टेट्स लिकर को अब बैन कर चुकी है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अभी अहाताओं को बंद कर दिया है। आप दारू पी सकते हैं, लेकिन क्या है ना, बगल में नहीं पी सकते कलाली पकौड़े के साथ, आपको घर जाना पड़ेगा या कोई स्टिपुलेटेड जगह है वहीं पे पी सकते हैं। तो इस तरह के लिकर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हर स्टेट में है। तो जो ग्राम सभा का एरिया है या जो पंचायती एरिया है, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वहां पे किसी प्रकार का लिकर
प्रोडक्शन, डिस्टिलेशन और प्रोहिबिशन पे भी ग्राम सभा के पास इंपावर्ड राइट्स रहेंगे थ्रू द पेसा एक्ट। ठीक है। मनी लेंडिंग, ऐसा कोई मनी लेंडिंग ना क्रिएट किया जाए जिससे आगे जाके बॉन्डेड लेबर का केस आए, या आप एक डेप्ट ट्रैप में आपने उधार लिया, उधार के एक विशियस साइकिल में फंस ना जाओ। इसीलिए मनी लेंडिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है ये, मनी लेंड, उधार लेना, इसका कंट्रोल भी ग्राम सभा को दे दिया जाएगा पेसा एक्ट के थ्रू। और कोई राइट जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं इस एरियाज में, उसका भी ख्याल पेसा एक्ट रखता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पावर्स हो जाएंगी ग्राम सभा की पेसा एक्ट के बारे में। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूं, जो शिवराज सिंह चौहान जो हमारे अभी प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनकी एक इन्फोग्राफिक जो mpgov.in में आती है, हिंदी में है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत आती है इसलिए ये पूरी स्लाइड मैंने इंग्लिश मीडियम में ही रखी है। वो जो पावर्स की मैंने जो बात की है ना, उसमें मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। पेसा एक्ट जनजातीय भाई बहनों का अधिकार संपन्न और मजबूत बना रहा है। ठीक है। जल का अधिकार, जंगल का अधिकार, जमीन का अधिकार और अन्य अधिकार जो पेसा एक्ट देगा। ठीक है। तालाबों का समस्त प्रबंधन ग्राम सभाएं करेंगी, अभी हमने बात की थी। सभी प्रकार के वनोपज के को बिनना, बेचना, इनके मूल्य तय करना अधिकार ग्राम सभा को होगा, मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है। इंग्लिश वालों का एकदम सांस चढ़ने जाती है। अधिसूचित क्षेत्र में रेत, मिट्टी, पत्थर या कोई खदान है या कोई पट्टा है, ठीक है, लैंड राइट्स है, ठीक है, ये सब की भी पावर, जमीन का अधिकार ट्राइबल लैंड्स को दे दिया जाएगा। पटवारी और बीट गार्ड हर साल गांव में आकर ग्राम सभा के बीच खसरे, नक्शे और B1 की नकल रखेंगे। मतलब अब आपको पटवारी तक नहीं जाना पड़ेगा, आपकी ग्राम सभा भी इंपावर्ड है इन सब चीजों के लिए। और कोई अधिकार जो पेसा एक्ट के बाद आ जाएगा, शराब की दुकान गांव में ना होना का फैसला ग्राम सभा लेगी कि रखना है कि नहीं रखना है भैया। प्रबंधन, जो पेसा का प्रबंधन होगा, मनरेगा एक्ट जो है वो लागू किस तरह से होगी वो भी ग्राम सभा रखेगी। छोटे मोटे विवाद, शांति विवाद, ये सब चीज ग्राम सभा ही सुलझा देगी। आंगनवाड़ी, स्कूल को देखना, ये सब ग्राम सभा की पावर होंगी। तो याद रखिएगा, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द ग्राम सभा आफ्टर द पेसा इंप्लीमेंटेशन। ये 2 स्लाइड्स में आपको ये चीज मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम में ये नोट्स अवेलेबल है। ठीक है। बस लास्ट में एक ही चीज है आपसे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिविल पांडा को, इतना क्यूट है। ठीक है। और आपकी MPPSC में हर बार मदद करेगा इंग्लिश मीडियम की एकमात्र एक्सक्लूसिव कोचिंग सिविल पांडा। थैंक यू।